हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो नीट के जितने पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे टॉर्क से रिलेटेड वो हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग इस टॉपिक में जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारी पुली प्रॉब्लम। ठीक है, अब टॉर्क का ही एक छोटा सा टॉपिक है पुली प्रॉब्लम। पुली प्रॉब्लम मुझे कुछ पल ते गुर्बत के फकीरों ते चाहत के। देखो पुली प्रॉब्लम में क्या था, एक ध्यान करो, एनएलएम जब हम लोग पढ़ रहे थे, एनएलएम में क्या होता था, एक ये पुली होती थी, इसको हम लोग बांध देते थे, हिंज कर देते थे, और ये यहाँ पे एक मास हम लोग लटका देते थे M1 और यहाँ पे एक M2। ठीक है, और मान लो ये एक्सीलरेशन ए इधर की तरफ होता था। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये पुली रोटेट नहीं कर रही थी, नो रोटेशन। ये पुली की बात कर रहे हैं, नो रोटेशन। पुली में कोई रोटेशन नहीं था। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं था, कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। तो इक्वेशन आप क्या लिखते थे, यहाँ पे टेंशन टी लगती थी, यहाँ पे टेंशन टी लगती थी, एक ही रस्सी तो एक ही टेंशन लगती थी। और नीचे क्या लगता था, M1G, और इसमें क्या लगता था, M2G। अगर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सीलरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। अब इसकी जो इक्वेशन लिखते थे हम लोग, फोर्स वाली इक्वेशन, M1G इसमें माइनस टी इज इक्वल टू M1A के बराबर। भाई जो फोर्स जहां की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है ये वाला फोर्स बड़ा है M1G टी से, तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A कर देते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। फिर हम इनको सॉल्व करते थे, तो सॉल्व करने पे हमने जो इक्वेशन बनाई थी M1G माइनस M2G, और इसमें M1 प्लस M2 इंटू ए, तो यहाँ से ए बराबर आ जाता था M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि ये एक्सीलरेशन था। लेकिन जब बात रोटेशन की आती है, रोटेशन में देखते हैं पुली प्रॉब्लम क्या थी रोटेशन में। ये मान लो कोई पुली है, इसको हमने ऐसे बांध दिया और यहाँ पे एक मास लटका दिया M2 और यहाँ पे एक मास लटका दिया M1। बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसका जो पुली है, ये जो पुली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और ये यहाँ से हमने हिंज कर दिया, इसको हैंग कर दिया, और इसकी जो रेडियस है वो R के बराबर है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और साथ में R भी इसकी रेडियस है। अब बड़े ध्यान से समझो बेटा, अब यहाँ पे जो टेंशन होगा इस वाली रस्सी में और इस वाली रस्सी में, यहाँ पे टेंशन T2 होगा, यहाँ पे टेंशन T1 होगा। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, बदल जाएगा। देखते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, अब इस वाले केस में टेंशन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेंशन T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको समझो, ये पुली रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। अच्छा, रोटेट कौन करवाता है, टॉर्क। रोटेट कौन करवाता है, टॉर्क। आगे कौन ले जाता है, फोर्स। रोटेट कौन करवाता है, टॉर्क। टॉर्क रोटेट कराता है। जो काम यहाँ पे फोर्स का होता है वो काम यहाँ पे टॉर्क का होता है रोटेशन में। ठीक है, अच्छा, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। चलो अब देखो बड़े ध्यान से, इस पुली को देखो, अगर ये पुली रोटेट कर रही है, रोटेट कौन करवाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क को फोकस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे टेंशन कितनी लग रही है, T1, यहाँ पे टेंशन क्या लग रही है, T2। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी जो रेडियस है ये R है, और यहीं से रेडियस इसकी कितनी होगी, ये R होगी। चल, अब T1 और T2 फोर्स होते हैं, फोर्स का डिस्टेंस क्या, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, टॉर्क। टॉर्क क्या कराता है, रोटेट। टॉर्क क्या कराता है, रोटेट। टॉर्क रोटेट कराता है। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क है, कौन सा टॉर्क, T1 का। तो T1 का टॉर्क T1 इंटू R, तो T1 कहाँ की तरफ रोटेट कराएगा, इसको पकड़ लो, T1 इधर की तरफ रोटेट कराएगा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। टॉ1 निकल आया है। ठीक है, अब हम T2 का टॉर्क निकालेंगे, टॉ2, तो फोर्स T2 इंटू R। अब देखो T2 इंटू R, ये इधर की तरफ रोटेट कराना चाहेगा T2, इधर की तरफ ना, तो T2 क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज रोटेशन हो जाएगा। अब बड़े ध्यान समझो,
पुली ओवरऑल कहाँ की तरफ घूम रही है, ऐसी घूम रही है। पुली कहाँ की तरफ घूम रही है, इधर की तरफ घूम रही है। कहाँ की तरफ घूम रही है, इधर की तरफ घूम रही है, ऐसी घूम रही है। ओके, अगर ऐसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क ज्यादा नहीं होगा ना भाई, रोटेशन करा रही है, तो इसका मतलब है कि T1 इंटू आर ग्रेटर देन T2 इंटू आर। तो देख लो भैया, T1 ग्रेटर देन T2। तो यही बात तो हम बताना चाह रहे थे कि अगर पुली रोटेट करती है तो टेंशन अलग अलग होगा। ओके, चलो अब हम इसका एक फॉर्मूला बना ले रहे हैं, अच्छे सा अच्छा वाला फॉर्मूला बना ले रहे हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। मुझे कुछ पल ते गुर्बत के फकीरों तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल कब तक मिले कुछ पल राहत के चाहत पे। चलो ये है पुली, थोड़ी सी बड़ी पुली बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम लोग हिंज कर वो लटका दे रहे हैं एक फिक्स्ड सपोर्ट से, और यहाँ पे एक मास लटका है M1, यहाँ पे एक मास लटका है M2, ठीक है, दो मास लटके हैं। अच्छा, अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और रेडियस इसकी R मान लो, ठीक है। चलो भैया, अब अच्छा एक बात बताओ, इस पर फोर्स कितने लग रहे हैं, एक तो लग रहा है M1G और एक ये फोर्स लग रहा है M2G, और यहाँ पे टेंशन TS वाली रस्सी में और इस वाली रस्सी में कितना है, टेंशन T2 है, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा, ये एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, दोनों नीचे जाएंगे, फिर कैसे काम बनेगा, गलत बना देते हो। एक नीचे जाएगा, एक एक्सेलरेशन है बेटा। देखो, एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में ए होता है, यहाँ पे अल्फा होता है। और पता है, जब रोटेशन पे आप फोकस करो तो ट्रांसलेशन पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। पहले ट्रांसलेशन की अलग इक्वेशन बना लेना और रोटेशनल की अलग इक्वेशन बना लेना, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, F बराबर M इंटू ए के रखते हैं, इसमें टॉ नेट बराबर I इंटू अल्फा के रखते हैं, ठीक है। F बराबर M इंटू ए और टॉ बराबर I अल्फा, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे इस वाले के लिए देखें, इस वाले के लिए टेंशन T1 ऊपर लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका M1G और माइनस के T1 इज इक्वल टू M1A। देखो ये इसमें सब कुछ फोर्स है, इसमें सब कुछ फोर्स है। जब हम फोर्स की सोच रहे होते हैं ना, तो इसके रोटेशन की नहीं सोचेंगे। ये रोटेशन मान लो इस तरीके से कर रही है, ठीक है, तो हम इसके रोटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ओके। मान लो अल्फा एक्सीलरेशन है, इसमें कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा है। अब इसमें देखो हम लोग इसमें, तो ये हो जाएगा T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। पहली इक्वेशन आपकी फोर्स वाली, देखो हम बात फोर्स की अगर कर रहे हैं तो F बराबर M इंटू ए रखेंगे। अब टॉर्क की बात कर लो, टॉर्क की बात, तो देखो कितने टॉर्क हैं, अगर हम लोग T1 यहाँ पर देखें और T2 यहाँ पर देखें, तो T1 ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2 और R2, ठीक है। इस दो फोर्स लग रहे हैं इस पर जो रोटेट कराएंगे, एक T1 और एक T2। तो T1 का क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक बाई जाएगा T1 का, और T2 का क्या जाएगा, क्लॉक बाई जाएगा। तो नेट टॉर्क लिखते हैं T1R माइनस T2R, और यही नेट टॉर्क निकल आया, तो यही तो आपका I अल्फा के बराबर होगा ना। तो देखो बेटा, ये हमने रोटेशन की इक्वेशन लिख ली और ये हमने ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख ली। जब बात फोर्स की करेंगे तो टॉर्क की नहीं करेंगे, टॉर्क की करेंगे तो फोर्स की नहीं करेंगे। अब दोनों को अलग अलग कर लिया, अब दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलो अच्छा एक बात बताओ, बड़े ध्यान समझने वाली बात है, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को अगर ये जितना रोटेट कराएगा, मान लो 5 रोटेट कराएगा, तो ये 5 ही तो नीचे जाएगा ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन तो ए के बराबर होगा ना भाई।
जैसे इसको रोटेट कराओगे तो ये रस्सी का एक्सीलरेशन टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वही तो ए के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है, ए टी बराबर आर इंटू अल्फा के ना। तो ए टी बराबर किसके हो जाएगा, ए के। तो यहाँ से अल्फा बराबर ए बटे आर, ठीक है। यहाँ पे रख दो T1 आर माइनस T2 आर इक्वल टू आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, आई अल्फा ए बटे आर के बराबर। अब आर को इधर ले जाओ, T1 माइनस T2 आर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, आई ए बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए बटे आर स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब क्या करो बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दो। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो m1 माइनस T1 और ये प्लस T1, तो T1 से T1 कट जाएगा, T2 और T2 से T2 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इस साइड देखो पूरा लिख लो, m1g माइनस T1, इसको जोड़ो, प्लस T2 माइनस m2g, अब इसको जोड़ दो, T1 माइनस T2 इक्वल टू m1a प्लस m2a और प्लस आई ए बटे आर स्क्वायर। ओके, तो देखो ये T1 से ये T1 कट गया, T2 से ये T2 कट गया, तो इधर क्या बचा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, इनमें से एक कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 और प्लस आई बटे आर स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस आई बटे आर स्क्वायर, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये अपनी संजीवनी बूटी हो गई। कौन सी बूटी हो गई, संजीवनी बूटी। चलो, संजीवनी बूटी जो जिंदा करती है, ये क्वेश्चनों को जिंदा आराम से चुटकियों में सॉल्व करेगी इसको। अब देखो यहाँ पे कुछ बात याद रखें, इसको लिखने का तरीका। तो A बराबर m1g क्या है, फोर्स जो नीचे ले जा रहा है इसको, तो नीचे ले जाने वाला फोर्स या चलाने वाला फोर्स, ये चलाने वाला फोर्स है, चलाने वाला फोर्स है। ये चलाने वाला फोर्स है, इसको ध्यान से देखो, A बराबर ये m1g ये चलाने वाला फोर्स है, ये फोर्स कह रहा है कि नहीं हम नहीं चलने देंगे, तो ये हो जाएगा चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई कुल मास, टोटल मास। और ये देखो बेटा आई अपॉन आर स्क्वायर, एक थोड़ा सा ध्यान रखो, आई इक्वल टू क्या होता था, एम आर स्क्वायर, तो आई बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम, तो इसको हम लोग इफेक्टिव मास बोल देते हैं, आई बटे आर स्क्वायर को इफेक्टिव मास प्लस इफेक्टिव मास ऑफ पुली। ओके, राइट कर लो, मिटा दें, राइट हो गया। मुझे कुछ पल गुर्बत के फकीरों तेरी चाहत के रहे बेचैन दिल, कब तक मिले कुछ पल तो राहत के। चल देखो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी को फॉर्मूले को हम लोग बेस बना के क्वेश्चन करते हैं। चल, क्वेश्चन है, एक पुली है, एक ये पुली है, इसको हमने क्या किया, रैप कर दिया रस्सी से, रैप्ड, ठीक है, रस्सी लपेट दी, और एक टर्मिनल लाए हम लोग, एक सिरा लाए, यहाँ पे एम मास को हमने लटका दिया, ठीक है। इसका आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस कितनी है,
आर है, ठीक है। अब इसका हमें एक्सेलरेशन बताना है कि कितना होगा। मान लो एक्सेलरेशन ए हमें बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ए इक्वल टू कितना होगा, चल वही बातें हैं। तो देखो ये पुली रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की इक्वेशन अलग बनाएंगे, और ये जो मास है वो नीचे जा रहा है, तो फोर्स की इक्वेशन अलग बनाएंगे, फिर फोर्स से टॉर्क को रिलेट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, ओके करते हैं, मिलके करते हैं दोनों लोग। देखो एम जी नीचे लगेगा ना, और ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन टी लगेगी। तो देखो यहाँ पे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से एम जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो रस्सी एक ही है, ऐसा नहीं है कि इस साइड है, तो बस यही वाला टेंशन लगेगा टी के बराबर। तो यहाँ पे टी लगेगा और ये आर डिस्टेंस है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टी इंटू आर। बताओ इसके अलावा और कोई टॉर्क है, नहीं, और कोई टॉर्क नहीं है। तो जब और कोई टॉर्क नहीं है तो यही नेट टॉर्क हुआ, और यही नेट टॉर्क किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब अगर मान ली अल्फा से रोटेट कर रही है, ये पुली अल्फा से रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट नीचे जाएगा, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये वाला पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना ही तो मास नीचे जाएगा ना, ये वाला पॉइंट जितना नीचे जाएगा उतना ही तो ये वाला मास नीचे जाएगा। मतलब एक यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ए के बराबर होना चाहिए, यही तो समझना है। पुली रोटेट कर रही है, रस्सी उससे निकलती जा रही है, तो भाई इस वाले पे रस्सी जितना नीचे जाएगी उतना ही तो मास नीचे जाएगा, मुझे कुछ पल। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, आर इंटू अल्फा, तो ये ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ जाएगा ए बट्टे आर, यहाँ पे रख दो। तो टी इंटू आर इज इक्वल टू आई, अल्फा की जगह पे ए बट्टे आर। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आई ए बट्टे आर स्क्वायर, इसके बट्टे में हम लोग आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या होगा, एम जी और माइनस टी की जगह पर रख दे रहा है आई बट्टे आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू आई इक्वल टू एम इंटू ए। इसको इस साइड ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम ए और प्लस आई ए बटे आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम प्लस आई बटे आर स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए बराबर निकल आएगा एम जी अपॉन एम प्लस आई बटे आर स्क्वायर, ठीक है, एक ही निकल आया। अब देखो यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक चुटकियों में तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बड़े ध्यान समझना, हम जानते थे ए बराबर क्या होता था, m1 जी चलाने वाला फोर्स, m2 जी रोकने वाला फोर्स बटे कुल मास m1 प्लस m2 और इफेक्टिव मास ऑफ पुली, यही तो होता था। अभी हम लोग यही तो पढ़े थे। अब देखो m1 जी चलाने वाला फोर्स, चलाएगा कौन, mg चलाएगा, mg चलाएगा। रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है रोकने वाला, तो माइनस 0, m1 m और m2 तो है ही नहीं 0, और प्लस आई बटे आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी अपॉन एम प्लस आई बटे आर स्क्वायर। तो देखो है सिंपल तरीका ना। चलो राइट कर लो। मुझे कुछ पल देखो मत की कोई चाय मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग 2 पुली ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पुली ये है और दूसरी पुली ये है, ठीक है, और इनको हम लोग एक फिक्स कर दे रहे हैं रिजिड सपोर्ट से। यहाँ पे एक रस्सी है
एक रस्सी ये है। चलो यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास क्या है m2 है, तो नीचे क्या लग रहा है m1g लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा m2g लगेगा। इसका I रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r। ठीक है, अब आपको एक्सीलरेशन बताना है कि कितना होगा, एक्सीलरेशन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास प्लस इफेक्टिव मास ऑफ पुली, ये होता है। तो भैया मान लो चलाने वाला फोर्स mg है, तो E बराबर कितना हो जाएगा m1g, रोकने वाला फोर्स कितना है m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और प्लस I बटे आर स्क्वायर, लेकिन दो पुली हैं तो 2I बटे आर स्क्वायर ना। समझे? तो ये वाला फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले बेस पे हम लोग और क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। अरेंज करते हैं इसको, चलो अरेंज कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सारे एस सी वर्मा जी के ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, एक पुली है, एक पुली है, यहाँ पे क्या है एक पुली है, और ये हो जाएगा आपका m, मास m है, और दूसरी पुली से ये क्या है रैप्ड है। ठीक है, दूसरी पुली से क्या है ये रैप्ड है। चलो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लो और रेडियस r मान लो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, मासलेस है। ठीक है, देखो हम जानते हैं A बराबर क्या था बेटा, m1g चलाने वाला फोर्स माइनस m2g रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास और प्लस इफेक्टिव मास ऑफ पुली। तो देखो यहाँ पे चलाने वाला फोर्स कौन रहेगा, mg ही तो रहेगा, चलाने वाला फोर्स mg, रोकने वाला कोई है ही नहीं तो -0 डिवाइडेड बाई m1, इनको जोड़ दो, और प्लस इफेक्टिव मास केवल एक पुली का लिखेंगे I बटे आर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा। सिंपल है, नोट कर लो। चलो नोट हो गया। चलो भैया अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस है, इस तरीके से एक पुली लगी हुई है और ये m मास है। ये पुली क्या है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस नहीं है, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस क्या है r के बराबर है, और ये m2 है और ये m1 है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसका एक्सीलरेशन बताना आपको कि एक्सीलरेशन कितना होगा। तो मान लो एक्सीलरेशन आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो a के बराबर मान लो। ठीक है, a के बराबर। चलो भैया हम जानते हैं a बराबर क्या होता है, m1g रोकने वाला फोर्स, m1g चलाने वाला फोर्स, m2g रोकने वाला फोर्स, और प्लस टोटल मास और प्लस इफेक्टिव मास ऑफ पुली। ठीक है, ये होता है। चलो a बराबर चलाने वाला फोर्स कौन है m1g, रोकने वाला कोई फोर्स है, इधर फ्रिक्शन लगेगा नहीं, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। अब ऊपर वाला फोर्स थोड़ी ना रोकेगा आगे जाने से, तो रोकने वाला फोर्स है ही नहीं। टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, और इफेक्टिव पुली का मास I बटे आर स्क्वायर है। सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये कोई बेज है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और यहाँ पे एक मास रखा है m2 और यहाँ पे एक मास रखा है m1, m1 और m2 एक मास रखे हैं। ठीक है, और मान लो m1 ये ज़्यादा है, एक्सीलरेशन a है। ठीक है, अब देखो बेटा a बराबर क्या होगा, चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स ये आपका क्या रहेगा m1g साइन अल्फा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, m1g तो नीचे लगेगा और ये वाला एंगल अल्फा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1g कॉस अल्फा। तो चलाने वाला फोर्स तो यही है mg साइन अल्फा, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ क्या आएगा m2g साइन बीटा,
और इधर की तरफ कितना आएगा m2g कॉस बीटा ना, यही तो होते हैं कंपोनेंट। तो E बराबर क्या होगा, चलाने वाला फोर्स m1g साइन अल्फा, रोकने वाला फोर्स क्या है m2g साइन बीटा, डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, और I और R, तो ये हो जाएगा I बटे आर स्क्वायर, और जहाँ पे A बराबर क्या होता है अल्फा इंटू आर के। ठीक है, वही सब बात है। ठीक है, नोट कर लो। चल मिटा दे। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। चल क्वेश्चन है, देखना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, और एक क्यूब है कोई ना, जिसकी डिस्टेंस मान लो आप ये दे रखी होगी, अभी रहने दो। हाँ चलो, इसका मास m है और ये इसका सेंटर है, यहाँ की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, पता नहीं है कितना लग रहा है। ठीक है, और इसका जो मास है m बराबर, मास जो है इसका m बराबर 2 किलोग्राम की है, ये कोई क्यूब है। ठीक है, और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो जब तुम इसको यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी लग सकती है, सेंटर से जरूरी नहीं है सेंटर से पास हो, जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली इसकी साइड मान लो, ये साइड आपको 2 मीटर के बराबर दे रखी है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में फाइंड टॉर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये कहा गया, क्वेश्चन लगाया जाए। और ये आपसे कहा गया है, ये साथ में रेस्ट में भी है, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है। ओके, ये रेस्ट में है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक सेंटर के अराउंड एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड होगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रेस्ट में है, ये 2 मीटर इसकी साइड है, यहाँ पे 2 मीटर लिख लो ये, तो एन जी तो नीचे लगेगा ना, तो ये नीचे जाएगा, इसको रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं। अगर रेस्ट में है तो कंफर्म है कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स है एफ इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ इधर लग रहा होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन कहीं इधर से पास हो रही होगी। क्या ये वाली बात समझ में आती है? अभी नहीं आ रही ना समझ में, चलो देखते हैं, समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास क्यों नहीं हुई। अच्छा, ये कहा गया है कि ये रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0 होगा। ये फोर्स तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, जब कुछ गिवन नहीं था फ्रिक्शन के बारे में, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, तभी तो रेस्ट में रह पाएगा, और कोई फोर्स तो है नहीं जो रोकेगा। ओके, अब हम क्या करें, अगर ये रेस्ट में है तो फोर्स को बैलेंस करो, तो इधर के तीर बराबर इधर के तीर, फोर्स ये हो जाएगा। फोर्स के लिए हम लोग नहीं देखते हैं रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है, बस हम लोग जो एरो की डायरेक्शन होती है वही देखते हैं। तो एफ की डायरेक्शन इधर, एन की डायरेक्शन इधर। अब और भी है अपोजिट में, एफ इधर mg नीचे, तो एफ इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू 2 × 10, तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमने यहाँ पे तो ये लिख दिया कि n इधर लगेगा, क्यों लगेगा, देखो हम नेट टॉर्क लिखेंगे, तो नेट टॉर्क फोर्स जो लग रहा है ना, ये यहीं पे लग रहा है सेंटर पे, इसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकालेंगे, तो इसके लिए टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। अब md के लिए देखेंगे, वो यहीं से पास हो रहा है, तो टॉर्क कितना आएगा, 0। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ से पास होगा, इसको पकड़ लो, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये ब्लॉक इधर घूम जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा टॉर्क को, कैसे, इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो इधर पे, और नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा तो टॉर्क इसका इधर बनेगा, तभी नॉर्मल रिएक्शन को हम x डिस्टेंस नीचे लगाए। समझ में आया होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो होगा क्या, अगर नॉर्मल रिएक्शन हम इधर लगाते हैं तो इसके कारण टॉर्क इधर बनता, और इसके कारण भी टॉर्क इधर बन रहा है, तो टॉर्क बैलेंस नहीं हो पाता,
तो नॉर्मल रिएक्शन को हमने कहाँ लगाया, नीचे लगाया। तो अब नेट टॉर्क देख लो। तो देखो भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो इसके द्वारा टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1, और कहाँ की तरफ हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब एन के द्वारा देखो, टॉर्क बाई एन, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एन इंटू एक्स इज इक्वल टू, हाँ अब ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे और ये कहाँ की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बराबर होंगे तभी तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे टॉर्क एन बराबर टॉर्क फ्रिक्शन, तो एन एक्स बराबर 20 न्यूटन मीटर। यही तो पूछा था मैं, टॉर्क बाई नॉर्मल रिएक्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा ना, समझ में आया तो दिल बना दो। ठीक है चलो, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पहले करना, पॉज करना वीडियो को, बताना। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ये रफ सरफेस है, और ये कोई क्यूब है, और इसकी हाइट हमें h दे रखी है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास है इसका, हमने इसके अलोंग एक फोर्स लगाया F, ठीक है, इसके अलोंग हमने एक फोर्स लगाया। तो ये मूव करेगा विदाउट टॉपलिंग, मूव विद एटवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है। जो है ब्लॉक है, ब्लॉक मूव विथ विदाउट टॉपलिंग, विदाउट टॉपलिंग। देखो टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ है इस तरीके से रखी है, अगर तुम नीचे फोर्स लगाओगे तो ये चलेगी, लेकिन जैसे आप ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट कर जाएगी, ऐसे गिर पड़ेगी। आपने देखा नहीं है, जो कोई आप बड़ी अलमारी आप लेते हो, उसको खिसकाते हो, नीचे से खिसकाओगे तो वो सीधी चलेगी, जैसे जैसे फोर्स ऊपर लगाओगे तो उसके पलटने की संभावना बढ़ जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपलिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन में है, at what distance from center of mass n will act, n क्या करेगी, एक्ट करेगी। चलो भैया अब देखो यहाँ पे, at what distance from center of mass n will act, ओके। अच्छा ये रफ सरफेस है, ROUGH रफ है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। ऑप्शन है आपको, पहला ऑप्शन है म्यू एच, दूसरा ऑप्शन है म्यू h/2, तीसरा ऑप्शन है म्यू h/3, चौथा ऑप्शन है म्यू h/4 के बराबर। चलो लगाते हैं। इस ब्लॉक को देखो ध्यान से, इस ब्लॉक को देखो, जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg इधर की तरफ ना, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ। क्यों लगेगा इधर की तरफ, मान लो x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एट व्हाट डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस मतलब x पूछी गई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर mg इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा और ये कहाँ जा रहा है, मूव विदाउट टॉपलिंग, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, तो क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेशन विदाउट टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब है ये ऐसे पलट के नहीं गिर रहा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा टॉपलिंग का मतलब हो गया यहाँ पे विदाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखो नेट टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के बराबर, तो एक फोर्स तो इधर ही लग रहा है, तो इसके कारण टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो यहीं से पास हो रहा है। इसके कारण भी टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर हम इसके कारण देखें तो ये इधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ये इधर की तरफ घूम रहा है ऐसे, तो इसके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है, h/2 है, तो F इंटू h/2, और ये कहाँ की तरफ है, क्लॉकवाइज है। तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लॉकवाइज। अब तुम इसको n को देखो, n को, तो n के कारण टॉर्क कहाँ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि ये देखो पॉइंट ऑफ
पिवोटेड पॉइंट है, मतलब मान लो हमने कोई एक पॉइंट मान लिया जिसके अराउंड निकाल रहे हैं, तो ये वाला इधर की तरफ रोटेट करेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन इनटू डिस्टेंस कहाँ की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों अपोजिट है, अगर इक्वल हो जाएंगे तो टॉर्क वो सॉरी टॉर्क इक्विलिब्रियम, टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन दोनों को बराबर कर दो, एन इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एच बाई टू। ठीक है, अब देखो जो एन होगा वो एम जी के बराबर होगा, तो एम जी इंटू एक्स, और इसकी जगह पे म्यू एम जी इंटू एच बाई टू। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू एच बाई टू इंटू म्यू। तो ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। तो ये हम लोगों के रिकॉर्डिंग, हाँ, ये हम लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने लगाए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आईआईटी और नीट में, दोनों में। ओके, इसी के साथ आपके लिए बेस्ट फ्यूचर की विशेष, बेस्ट फ्यूचर की बेस्ट विशेष। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री महाकाल।